कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं अक्टूबर 2024 तुला राशि के जो चंद्र राशि के जातक हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम गोचर समझ लेते हैं सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि के विषय में। और 4 ग्रहों की बहुत बड़ी मेजर अपडेट जो है वो प्रभाव डालेगी आपके ऊपर। सूर्य को समझ लेते हैं। सूर्य 16 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा सोमवार और प्रातः समय 7:52 तक कन्या राशि में बने रहेंगे। इसके पश्चात तुला राशि में 7 नंबर में प्रवेश करेंगे और जैसे ही प्रवेश करेंगे यहाँ पर सूर्यदेव नीच प्रभावी हो जाएंगे। सूर्यदेव यहाँ पर 16 नवंबर 2024 दिन रहेगा शनिवार, प्रातः समय 7:41 तक बने रहेंगे। मंगल का गोचर इस प्रकार रहेगा। 20 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा रविवार, दोपहर 2:46 पर कर्क राशि 4 नंबर में प्रवेश करेंगे और नीच प्रभावी हो जाएंगे। बुध 2 बार परिवर्तन करेंगे अक्टूबर महीने में। 10 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा सोमवार, दिन के समय में 11:25 पर 7 नंबर में तुला राशि में प्रवेश करेंगे और उसके पश्चात 29 अक्टूबर 2024 को मंगलवार का दिन है, रात्रि 10:44 पर आगे बढ़ेंगे और वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति देव बहुत मेजर अपडेट और बहुत लंबा चलेगा ये प्रभाव। 9 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा बुधवार, दोपहर में 12:33 पर जिस राशि में है उसी राशि में बने रहेंगे, अर्थात वृष राशि में ही वक्री हो जाएंगे। और उसके पश्चात 4 फरवरी 2025 दिन रहेगा मंगलवार, दोपहर के समय 3:09 पर पुनः मार्गी होंगे। अगले वर्ष पुनः मार्गी होंगे। वक्री अवस्था की कुल अवधि 119 दिनों की बनी रहेगी। इसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला, मैं समझाऊंगा आपको कैसे। शुक्र 13 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा रविवार, प्रातः समय 6:08 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे 8 नंबर में। और 7 नवंबर 2024 दिन रहेगा बृहस्पतिवार, गुरुवार, थर्सडे, रात्रि 3:39 तक बने रहेंगे। ये रात्रि 3:39 है जो सुबह सुबह के 3:30 बजे होते हैं, वो भोर का उसके बाद का समय है, यहाँ रात्रि लिया गया है। शनिदेव की जो अपडेट है वही बनी रहेगी, यानी 30 जून 2024 दिन था रविवार और रात्रि को 12:35 पर वक्री हो गए थे शनिदेव जून में। और आगे चलते हुए 15 नवंबर 2024 दिन रहेगा शुक्रवार, शाम को सांझ को 7:51 तक वक्री बने रहेंगे। और वक्री स्वभाव की जो कुल अवधि है शनिदेव की 139 दिनों के लिए मान्य बनी रहेगी। हर साल वक्री होते हैं शनिदेव, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसका प्रभाव समझ लेते हैं। एक एक भाव हम समझेंगे और भाव का जो स्वामी है, जिस प्रकार से गोचर में उसकी अहमियत बनी रहती है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और किस तरीके से हमारे को ग्रहों के अनुसार हमारे को जीवन शैली में परिवर्तन लेके आना चाहिए। पहला भाव देखेंगे। पहले भाव के जो स्वामी हैं यहीं पे बने हुए हैं और उसके पश्चात ये आगे मूव करेंगे। जब ये आगे मूव करेंगे तो धन के संबंध में बहुत सारी चीज़ें आपको सार्थक होनी प्रारंभ हो जाएंगी, दिखनी प्रारंभ हो जाएंगी, इस शर्त के आधार पर कि उत्तम कर्म की पालना आप करते आ रहे हो। यानी शुभ जो लक्ष्मी नारायण योग है वो 8 नंबर में बनेगा, धन भाव पे बनेगा। और बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा मीठी वाणी का प्रयोग करते हुए, थोड़ा सा धैर्य की पालना करते हुए स्वागत करना है शुक्र और बुध का अपने धन स्थान पर। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। सूर्य, शुक्र और बुध 3 ग्रह लगन में बैठे हुए हैं। 3 ग्रह लगन में बैठे हुए हों और नवमांश अगर है आपका, नवमांश अगर है का मेरा अर्थ है कि नवमांश तब लागू ज़्यादा होता है जब जीवन साथी है। तो अर्थ यह रहेगा कि जीवन साथी है आपका, तो नवमांश में देखिए अगर पहला जो भाव उसमें बहुत ज़्यादा ग्रह बने हुए हैं और अगर अभी तक आपकी प्रोग्रेस नहीं हो पाई है तो थोड़ा सा विदेश की तरफ थोड़ा सा देखना का प्रयास करिए। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। तो अभी जो स्थिति बनी हुई है
वो स्थिति ये कहती है कि जितना ज़्यादा विदेश से संपर्क कर सकते हो कर लो, और आगे धन की स्थिति तो बेटर होनी ही होनी है। दूसरा भाव है, दूसरे भाव के जो स्वामी हैं वो भाग्य भाव में बैठे हैं, लेकिन बैठे हैं 3 नंबर में। बुध और मंगल को एक प्रकार से ऐसे लीजिएगा कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा संकल्प को अपने सीरियस ले लेता है और लोग उसको कहना शुरू कर देते हैं, भैया यह व्यक्ति तो सनक अगर इसके चढ़ गई तो ये कार्य करके रहेगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये कि सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है वो 9th हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा क्योंकि मंगल देव भी आगे मूव करेंगे और नीच प्रभावी हो जाएंगे कर्म क्षेत्र पर। यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्ट्रगल हो सकती है अपने कर्म क्षेत्र पर। जो उत्तम परिश्रम अपना अप्लाई करते हो वह परिश्रम जो है आपको बिजी रख सकता है, यानी 2 जगह पांव आपके बने रहेंगे, एक आपके रोज़गार के संबंध में और दूसरा आपके घर में। इस बात को ध्यान रखिएगा और इसका फ़र्क बहुत ज़्यादा आपके कार्यशैली पे, जीवन शैली पे पड़ेगा ही। इसलिए जो मैंने सेकंड हाउस के संबंध में बुध को लेकर जो बात कही, मीठी वाणी का प्रयोग करिएगा, क्योंकि ये गोचर है। गोचर बहुत थोड़े समय के लिए होता है और फिर आगे मूव हो जाती, स्थितियाँ मूव हो जाती है। तो मूल जो आपकी प्रकृति है वह गोचर में रामबाण औषधि का कार्य करती है, ध्यान रखिएगा। यानी धन की जो स्थिति है अगर थोड़ी सी प्रभावित होती है क्योंकि मंगल नीच के हो जाएंगे तो कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि 2 मेजर प्लैनेट शुक्र बुध 2 शुभ ग्रह आपके सेकंड हाउस पे बैठे हुए हैं। और हमेशा ये बात को ध्यान रखिएगा कि जो ग्रह अपने भाव में उपस्थित नहीं है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम है, जो उसके भाव में ग्रह उपस्थित है हमारे को उससे कार्य लेना है। जैसे कि आप अपने घर पे नहीं हो और पीछे से कोई भी आपका फैमिली मेम्बर है और वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा डिसीज़न लेने में। मान लीजिए आप बहुत दूर बैठे हैं, आपको ट्रैवल करके 2 या 3 दिन लग जाएंगे आने में वापस, तो इतनी देर तक के लिए कार्य रोका नहीं जा सकता। तो ये थ्योरी अप्लाई करा करिए। तीसरे भाव को समझ लेते हैं। तीसरे भाव के स्वामी जो हैं अष्टम में बैठे हुए हैं और यहीं बैठे बैठे वक्री होने जा रहे हैं। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हमारी जो मूल प्रकृति है वह है गौ प्रकृति। जैसे गौ माता है ना, तो गौ बहुत ज़्यादा न्याय करती है, सबको अपना मानती है, फ़र्क नहीं करती। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ये कहना पड़ता है कि है तो गाय लेकिन है सींग वाली। तो जब ये गुरु वक्री हो रहे हैं तो उत्तम भविष्य को साधने के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके हाथ में एक छोटा सा न्याय का डंडा दे रहे हैं। और वाणी में मीठापन तो है ही, लेकिन प्रखरता लाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर देख रहे हैं शुक्र और बुध को, सेकंड हाउस को देख रहे हैं। तो आपकी वाणी में मिठास तो होगी, लेकिन प्रखरता भी होनी चाहिए। इसके द्वारा जो आप मेहनत कर रहे हो ये आपका उत्तम भविष्य बनाएगी और ये बहुत लंबे समय के लिए फरवरी में जाके पुनः मार्गी होंगे। वक्री होने का अर्थ कभी भी ऐसे मत लिया करो कि ग्रह वक्री हो गए तो इससे संबंधित फल नहीं मिलेंगे। वक्री होने का अर्थ यह भी है कि मान लीजिए एक आश्रम है, वहाँ पर जो है गुरुदेव हैं, सब चीज़ें देख रहे हैं, धैर्य का पालना कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं कि इतने दिनों तक जो है तुम्हारे को छूट मिली हुई है, और अगर जो है तुम पालना करते हो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे को फिर दूसरे तरीके से भी तुम्हारे को सुधारना आता है। बस यही है गुरु वक्री, ये ध्यान रखिएगा। अब सुख स्थान के ऊपर बात कर लेते हैं। सुख स्थान के स्वामी शनिदेव है, वो भी वक्री हो रखे हैं, बहुत लंबे समय से वक्री हैं। नवंबर में ये फ्री होंगे इससे। सुख स्थान के लिए आप इस चीज़ को ऐसे समझिएगा कि अभी जो परिश्रम करना चाहिए या हाजिर जवाबी वाला जो स्वभाव होना चाहिए, अगर इसको आप मेंटेन करके रखते हो तो आपका जो भाग्य भाव है उसको बहुत ज़्यादा बल मिलने वाला है। क्योंकि जो 5th सेक्शन है आपका, 5th सेक्शन एक नींव होती है 9th सेक्शन की। ये केवल स्कैनिंग की जो हमारी विद्या है केवल उसी में, ज्योतिषी विद्या का में कॉन्सेप्ट है या नहीं है, लेकिन स्कैनिंग जो है प्योर जो साइंस है वो ऊर्जा के ऊपर बेस रहती है, तो बहुत ज़्यादा सटीक जो है गणना निकल के आती है। तो सुख स्थान का स्वामी शनि है और शनि की मूल प्रकृति है थोड़ा सा धीरे चलते हैं और थोड़ा सा इस बात का इंतज़ार करते हैं कि हमारे को कुछ देर प्रतीक्षा करनी चाहिए।
बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी का जो स्वभाव है, अगर उसको आप अप्लाई करते हो, क्योंकि वह मिलेगा आपको राहु के कारण। लेकिन कोई बात नहीं, आगे आने वाला जो भविष्य है वह बहुत उत्तम ही है। तो थोड़ा सा धैर्य के साथ चलिएगा। हर प्रकार का सुख और उस सुख से आपका जो लॉन्गेविटी है, लॉन्गेविटी का मतलब लगा लो कि बहुत लंबे समय तक आपको वह सुख भोगने को मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा सा संघर्ष है, और जैसे ये वक्री से पुनः बाहर आ जाएंगे तो ये समझ लीजिएगा कि राहु बहुत तेज़ी से फल देंगे पॉजिटिव। अगर आपके कर्मों से राहु आपने पॉजिटिव बना रखे हैं, या आपका जो घर का वास्तु है उसमें जो राहु का सेक्शन है वो बिल्कुल ठीक बना हुआ है, केवल इसी बेस पे। बाकी तो लगन कुंडली आपको स्कैनिंग करवानी चाहिए। फिफ्थ सेक्शन जो है, फिफ्थ सेक्शन के स्वामी यहीं पे बैठे हुए हैं। इस बात को समझिएगा कि आपको अगर ऐसा लगता है कि सारे मार्ग बंद हो चुके हैं, लाभ के संदर्भ में कहीं से कुछ भी नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी हम कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अनेक विद्वानों से हम परामर्श भी ले चुके हैं, तो शांति से बैठिएगा, ईश्वर का स्मरण करिएगा और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अभी तक आपने जो लर्निंग करी हैं जीवन के हर एक क्षेत्र में, उन्हें पुनः रिमाइंड करिएगा और ये देखिएगा कि मुझे स्वयं को यह जांचना है कि क्या मैं जिस मार्ग पे चल रहा हूँ, क्या ये ठीक चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। ऐसा होते ही जैसा भी लाभ आपका रुका पड़ा हुआ हो, मात्र 72 घंटे में खुल जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस बात की अहमियत आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एकदम से हाथ झिड़क दो किसी भी व्यक्ति का कि नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। इसको बोलिए मत, क्योंकि जो बोलोगे वो एज ए प्रार्थना ईश्वर के अनाहत तक जाती है। तो मेरी प्रार्थना रहेगी, आपने क्या करना है, आराम से बैठ जाना है, शांति से कार्य लेना है और कुछ चीज़ों पे विचार करना है। अपने आप आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको सोल्यूशन दे देंगे। 6th हाउस पे 12 नंबर में राहु बैठे हुए हैं। देखिए, जब तक शनि वक्री हैं तब तक राहु बहुत ज़्यादा जो बदमाशी करने का प्रयास करता है, नेगेटिव राहु, वो नहीं कर पाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी बैठा हुआ है। स्कैनिंग में 6th हाउस का राहु है, वह बहुत अच्छे परिणाम तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा नहीं करता है, जातक को हमेशा आगे रखता है। किसी न किसी प्रकार से, कहीं ना कहीं से, अगर सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो मदद लेकर आता ही है, अगर आप राहु के लगातार उपाय करते आ रहे हो। क्योंकि राहु और केतु 2 ऐसे प्लैनेट हैं जिनके पास सारा पिछले जन्म का रिकॉर्ड्स होता है और अप्लाई करवाते हैं वो। तो इसलिए नियमित स्वभाव में, नित्य स्वभाव में आपको इनके उपाय करते रहने चाहिए। तो यहाँ पर जो राहु बैठे हुए हैं ये आपको बेनिफिट देंगे ही देंगे। लेकिन साथ में राहु की जो मूल प्रकृति है वो नहीं बदलती है। राहु जहाँ बैठेंगे वहाँ उस क्षेत्र से संबंधित आपको एक फियर जरूर हो सकता है। मान लीजिए आपका व्यापार है, उसकी पेमेंट की दिक्कत है और साथ में आपकी कुछ इंस्टॉलमेंट भी चल रही हैं, तो एक विचार इस दिशा में जा सकता है कि अगर ऐसा बंद हो गया तो आगे क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, ये हो सकता है। लेकिन ये मात्र एक बेसलेस फियर है, उससे मानसिक परेशानी ये ग्रह दे रहा है। असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत जल्दी शुभ लक्ष्मी नारायण योग है और देवगुरु बृहस्पति जो आपस में दृष्टिपात करेंगे, उससे बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। 7th हाउस जो है, 7th हाउस के जो स्वामी हैं वो भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन नीच होने वाले हैं। इसमें जो मेन जो फोकस जो रहेगा वो रहेगा कि भाई जीवन साथी का जो साथ मिलना चाहिए वह थोड़ा सा साथ हमारे को इस प्रकार से भी मिल सकता है कि जीवन साथी के जीवन में स्ट्रगल थोड़ी सी बढ़ सकती है। अगर आपका जो पार्टनर है वो किसी प्रकार से रोज़गार में है तो उसको वहाँ पर दिक्कत आ सकती है, पेमेंट के विषय में, कार्य के विषय में, या हेल्थ से संबंधित कुछ परेशानी देखने को मिल सकती हैं। बाकी सारी चीज़ नॉर्मल रहेंगी और ये भी तब होगा जब ये आगे मूव करेंगे मंगल। फिलहाल स्थिति ठीक बनी रहेगी। और बाकी जो मूल जो है, मूल अगर आप समझ जाते हो तो मूल इस समय जब तक ये देवगुरु बृहस्पति वक्र रहेंगे, सबके गुरु हैं ये, तब तक कुछ ना कुछ शुभता आपके पास बनी ही रहेगी। यह आपको देखना है कि किस क्षेत्र में आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए और कहाँ पर
एकदम आपको डिसीजन लेना ही लेना है, क्विक डिसीजन लेना है, तभी जो है आपका कार्य बनेगा। 8th हाउस जो है 8th हाउस शुक्र का है और ये सीधे तौर पर लगन में भी हैं और आगे भी मूव करेंगे, बुध के साथ आ जाएंगे। आने वाले समय में अगर आप, जो मैंने 2nd हाउस में शुक्र बुध के लिए प्रार्थना करी थी, पुनः प्रार्थना कर रहा हूँ, आने वाले समय में आप ये चीज़ समझ जाओगे कि देखिए, अगर आप व्यापारी हैं तो हर कोई व्यक्ति आपके लिए ग्राहक है और ग्राहक को ईश्वर का जो है स्थान दिया गया और ईश्वर से बड़े धैर्य से मानक को, ईश्वर के मानक को बड़े धैर्य से, बड़े प्रेम से इसका स्वागत करा जाता है। ये 2 स्वभाव शुभ ग्रह के हैं, यानी प्यार से अपना कार्य निकाला जाता है। यह बीज जो है यह आप अपनी लॉन्गेविटी में यानी भविष्य में अभी से अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, यानी वर्तमान में इसका बीज रोपण कर दीजिए, जो भविष्य में आपको बड़ा सा पेड़ बनकर और छाया भी देगा, सुख भी देगा, आनंद भी देगा और मीठे मीठे फल भी देगा। बस ये वाणी वाली जो चीज़ है इसको उतार लीजिए। बाकी जो पुराने इश्यूज़ हैं वो देवगुरु बृहस्पति अपने आप देख लेंगे, इसलिए ही वक्री हुए हैं। 9th सेक्शन पे आ जाते हैं, भाग्य भाव पे आ जाते हैं। भाग्य कैसा रहेगा? भाग्य के स्वामी उच्च के बने हुए हैं 12th सेक्शन में, फिर ये आगे मूव करेंगे। आगे मूव करने पे ये चीज़ समझिएगा कि केतु से बुध अलग हो जाएंगे। जब तक बुध केतु के साथ बैठे हुए हैं तब तक धन संचय दोष लगा हुआ है, यानी जो धन इकट्ठा करने का जो प्रयास है उसमें बहुत अधिक सफलता देखने को नहीं मिलती है। किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ धन खर्च होता ही होता है, तो उसमें आपको बहुत बड़ा रिलीफ देखने को मिलेगा। और उसके पश्चात यही बुध जो हैं आपको लंबे समय के लिए, और क्योंकि ये बुध का जो है 29 तारीख को ये मूव करेंगे और प्रॉपर ये बना पाएंगे, जहाँ पर जो सूर्य जो नीच है इससे भी ये फ्री हो जाएंगे एक प्रकार से। तो तब जाके आपको जो महीने का एंड है इसमें धन के संबंध में बहुत तेज़ी से लाभ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो मंगल बैठे हुए हैं, ठीक बैठे हुए हैं, उत्तम नियमों की पालना व्यक्ति करता ही करता है। और जब ये मंगल जब आगे मूव करेंगे तो इस बात को समझिएगा कि रिलीफ मिल सकता है इन क्षेत्रों में कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा नियमों पे अड़ा हुआ है और यह नहीं समझ रहा है कि नियम सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं ताकि कार्य सुचारू रूप से चल सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कार्य रुक जाए या किसी का हृदय दुख जाए और हमारे अंदर एक ऐंठ बनी रहे कि हम तो नियमों पे चलते आए हैं। उसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। परिस्थितियाँ ऐसी ईश्वर बना देंगे कि आपको और अधिक विचार करने की आवश्यकता रहेगी, जो आपकी कार्य प्रणाली बनी हुई थी अभी तक। 10th सेक्शन जो है, 10th सेक्शन पे जब मंगल नीच के हो जाएंगे, स्वाभाविक है जब भी कोई ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ है, वक्री है, अस्त है, नीच है या किसी प्रकार से पाप ग्रह है उसके प्रभाव में है, या मान लीजिए ऊर्जा जो है वो दे रहा है वो दूषित है, तो जो कार्य क्षेत्र है वो प्रभावित होता ही होता है। लेकिन इसमें अगर आप थोड़ा सा, जो मैंने रूल के लिए प्रार्थना करी, तो यह चीज़ समझ में आएगी कि आती हुई लक्ष्मी का स्वागत करना चाहिए और उससे थोड़ा सा दान भी देना चाहिए, जिससे थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पर स्थितियाँ बनने वाली हैं कि थोड़ा सा विषम मार्ग से भी आपके पास धन आएगा, उसका स्वागत करिएगा और उसको सत्कार्य में लगाइएगा, जिससे विषमता जो है, ऊर्जा जो है वो कटनी शुरू हो जाए। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो लोग बहुत ज़्यादा अड़के बने रहते हैं, तो ग्रह ऐसी परिस्थितियाँ बना देंगे कि पुनः विचार करना पड़ेगा आपको अपनी कार्य प्रणाली में। उसका सीधा फर्क आपकी जीवन शैली पे पड़ने जा रहा है। समय के साथ चेंज होना चाहिए। यह बहुत कुछ सिखाने के लिए देवगुरु बृहस्पति वक्री हुए हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका लाभ स्थान है, लाभ स्थान के जो स्वामी हैं वो द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। ये स्थिति ठीक नहीं, क्योंकि साथ में केतु भी बैठे हुए हैं। बेशक बुध साथ में बने हुए हैं और उच्च प्रभावी हैं क्योंकि कन्या राशि है, लेकिन लाभ स्थान का जो स्वामी है जब बिल्कुल आगे मूव करेगा और तुला राशि में पहुंचेगा, तो यहाँ पर ये ग्रह नीच के हो जाएंगे। लाभ के लिए सूर्य की तरह तपते हुए 24 घंटे की ड्यूटी करोगे तो लाभ आके मिलेगा। यह गणना लगा के रखिएगा, यानी कि आपको
50 पॉइंट कमाने के लिए 100 पॉइंट की मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि जो मेरे 100 पॉइंट में से 50 पॉइंट जो कट रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? वो आने वाली पीढ़ी को प्राप्त होंगे। समझे इस बात को? मान लीजिए अर्निंग मेंबर आप हैं, तो आपको लगेगा कि जब से सूर्यदेव नीच हुए हैं तब से मेरी स्ट्रगल बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, लाभ का अनुपात है जो है वो लगभग आधा रह गया है। तो ये जो प्रश्न उठता है कि यह कैसी बात हुई कि इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद जो उत्तम हमारे को मेहनताना मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो कुछ समय के लिए, जब तक ये सूर्य नीच बने हुए हैं, और जब तक नीच बने हुए हैं केवल तभी तक जो मेहनत का जो आधा हिस्सा है वो आने वाली पीढ़ी को या आपका जो संतान है उसके भाग्य में ट्रांसफ़र हो जाएगा। यही स्कैनिंग की कैलकुलेशंस है, इतनी डीप में चीज़ बता देती है। यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रकृति कुछ भी नहीं देख रही है कि क्या मेहनत कर रहे हो, या कुछ भी नहीं देख रही है कि क्या गलत काम कर रहे हो, तो ये भ्रम है। इस भ्रम से जितना जल्दी हो सके बाहर आ जाइए। करी गई मेहनत आपकी विफल नहीं जाएगी, इस बात को मानने का जो है थोड़ा सा विश्वास रखिएगा, बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगी। तत्काल लाभ देखने को थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन आने वाला जो भविष्य है उसमें वही लाभ जो है एक बहुत बड़ा वृक्ष बन के खड़ा होगा ही होगा, ये ज़रूर देखोगे। अब उसके पश्चात जो है अंतिम भाव है, द्वादश भाव है, यहाँ पर बुध हैं, बुध लगन भाव में जाएंगे और फिर सेकंड हाउस में जाएंगे। एक प्रार्थना रहेगी, अगर सब कुछ करने के पश्चात भी अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है कि दिमागी परेशानियां जो हैं चैन नहीं लेने देती हैं, दिमागी परेशानियां चैन नहीं लेने देती हैं, तो छोटी छोटी जो कन्याएं हैं, बिल्कुल छोटी छोटी सी गुड़िया रानी हैं, उनको उनकी पसंद की कुछ टॉफ़ी, चॉकलेट, मीठा ये खिला दिया करो। सीधे के सीधे तौर पर बुध जो घूम रहे हैं 12वें भाव का असर लेकर पहले मस्तिष्क पे आ जाएंगे, लगन भाव पे आ जाएंगे, फिर धन भाव पे आ जाएंगे जो कि मारक भाव भी है। तो उसमें जो छोटी छोटी गुड़ियाँ हैं जो वो खेलेंगी, हंसेंगी, आपको देख के खुश होंगी, उनकी प्रसन्नता का आशीर्वाद है वो आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। ध्यान रखिएगा, छोटी सी मैंने टिप दे दी है और वैसे भी कर लीजिएगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जिनको मतलब तुला वाले हैं केवल वही, कोई भी सामान्य जन भी कर सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छा करोगे तो वो अच्छे का फल मिलता है। जैसे कि मैंने पहले प्रार्थना करी थी कि प्रकृति सब कुछ देखती है। ध्यान रखिएगा, आपका जो है एकमात्र लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारे को कर्म करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, बस। तो ध्यान रखिएगा कि मुख्य जो मेरा जो फोकस है आपका ध्यान दिलवाने का जो मैं प्रयास कर रहा हूँ वह बृहस्पति की ओर ध्यान दिलवाने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा सा सख्ताई करने का समय आ चुका है आपको अपने स्वभाव में, तभी बहुत सारे रुके हुए कार्य जो हैं और स्पष्ट वादिता जो है, लेकिन थोड़ा सा मीठे शब्दों का प्रयोग करते हुए यही आपका भाग्य बनाएगी। तो ये हमारा उत्तम विषय, योगी हमारी कुंडली, और प्रार्थना रहेगी कि यह चंद्र राशि का फल है, नाम से कोई राशि नहीं होती है। तो आपको अपनी राशि कंफर्म होनी चाहिए कि हाँ आप चंद्र राशि, तुला राशि के ही जातक हो, ना कि नाम आपके वर्णों से मिलता है, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। प्रार्थना रहेगी। मिलते हैं अब आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शिवा जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम